क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को समझो लाइक नेवर बिफोर। आज बारी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आज मैं लेकर आई हूं क्लास 11th फिजिक्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का नहीं, नॉट वन शॉट वीडियो बल्कि पहला वीडियो, क्योंकि इस लेसन के एनसीईआरटी में है टोटल 20 क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस है काफी लेंथी, जिसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी इन्वॉल्व है। इसीलिए मैंने इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को 2 वीडियोस में डिवाइड किया है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे शुरू के 10 क्वेश्चंस, अगली वीडियो में द रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस। बट हमेशा की तरह इस बात की तो गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को मेरे साथ साथ देखते हो और मेरे ही साथ साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके कॉन्सेप्ट्स हो क्रिस्टल क्लियर तो मेरे साथ जुड़े रहो इस पूरे वीडियो तक। मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्न हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सब कुछ एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnerhub.com। तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो बच्चों, पूरे जोश के साथ शुरू करेंगे इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एंड लेट मी टेल यू कि शुरुआत के 3-4 क्वेश्चंस जो है ये प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस है एंड दे आर एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग और वो आपके कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत ज्यादा तगड़े कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए। Explain why the blood pressure in humans is greater at the feet than at the brain। देखो, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट? हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, राइट? वी ऑल नो दैट। अब हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो प्रेशर फीट में ज्यादा होता है ब्रेन के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? तो भाई सबसे पहले हम बेसिक्स पे जाते हैं। जब हम फ्लूइड की बात करते हैं, राइट, लेट अस से हमारे पास एक फ्लूइड कॉलम है, मतलब समझ लो कि एक वर्टिकल कंटेनर है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। तो हम क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हम ज्यादा डीप जाते हैं, द डीपर वी गो, उतना ज्यादा फ्लूइड पे प्रेशर ज्यादा होता है, राइट? जितना अंदर जाएंगे फ्लूइड पे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। ऐसा क्यों? मैथमेटिकली हम प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? P इज इक्वल टू रो जी एच, जहां पर रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एच क्या है? डेप्थ ऑफ द फ्लूइड, मतलब उस पॉइंट का डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द फ्लूइड, मतलब जो फ्लूइड कॉलम है उसके सरफेस से जो जितनी भी डेप्थ है दैट इज एच। तो इसका मतलब है कि सरफेस से डेप्थ जितना ज्यादा बढ़ेगा एच की वैल्यू उतनी बढ़ेगी और प्रेशर की वैल्यू भी उतनी बढ़ेगी, राइट? ये हमें पता है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं ह्यूमन बॉडी पे। अब देखो, ह्यूमन बॉडी में पूरा ब्लड फ्लो कर रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक ब्लड फ्लो तो कर रहा है भाई, है ना? ठीक है, ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। अब ह्यूमन बॉडी को एज्यूम करो कि ये एक फ्लूइड कॉलम है, ठीक है? तो फ्लूइड कॉलम का सरफेस यहाँ पे कहीं है ऊपर की तरफ, राइट? ठीक है। अब जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो भाई ब्रेन के पास जो ब्लड का प्रेशर होगा उसमें रो जी एच, रो डेंसिटी ऑफ ब्लड तो पूरे बॉडी में हम सेम मानेंगे, जी की वैल्यू भी सेम मानेंगे, लेकिन जो एच है ब्रेन के लिए एच की वैल्यू इज वेरी स्मॉल, क्योंकि देखो एच क्या है? डेप्थ है फ्रॉम द सरफेस, राइट? तो एच की वैल्यू बहुत कम है, इसीलिए प्रेशर की वैल्यू कम है। लेकिन फीट के केस में जो डेप्थ है वो क्या है? हमारी पूरी हाइट उसकी डेप्थ है, राइट? सो डेप्थ बढ़ गया यानी कि एच बढ़ गया, यानी कि प्रेशर बढ़ गया। किसका प्रेशर? ब्लड का प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर जो फ्लूइड कॉलम है इसका फ्लूइड क्या है? ब्लड है, राइट? तो बात समझ में आ गई। अब इसको थोड़ा लॉजिकली भी अगर देखा जाए तो कुछ यूं है बच्चों कि फीट के ऊपर हमारे पूरे बॉडी में जो ब्लड है वो सारा ब्लड भी अपना प्रेशर फीट पे ही तो एग्जर्ट कर रहा है, राइट? सो लॉजिकली ऑल्सो फीट पे ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ हाइट ऑफ अबाउट 6 किलोमीटर डिक्रीजेस टू नियरली हाफ ऑफ इट्स वैल्यू एट द सी लेवल दो द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मोर देन 100 किलोमीटर्स। पहले तो क्वेश्चन को बड़ी अच्छी तरीके से समझना होगा, ठीक है? बोला ये जा रहा है कि यार सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है, अब सी लेवल के बाद हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो हाइट है ना, वो हाइट है 100 किलोमीटर से भी ज्यादा, टेंटेटिवली 100 किलोमीटर ही मान लो, ठीक है? 100 किलोमीटर तक हमारा एटमॉस्फेयर का हाइट है,
ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे सी लेवल से, वैसे वैसे क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा, प्रेशर की वैल्यू घटती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो प्रेशर की वैल्यू घटती है ये यूनिफॉर्मली नहीं घटती है। मतलब बहुत से लोग ऐसा सोचेंगे कि अच्छा, इसका मतलब जैसे मान लो कि सी लेवल पे प्रेशर है P, अभी P मान के चलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सी लेवल पे अगर वैल्यू है P, तो इसका मतलब है जब हम आधी हाइट कवर करेंगे, मतलब टोटल तो एटमॉस्फेरिक हाइट है 100 किलोमीटर रफली, तो इसका मतलब जब हम 50 किलोमीटर पे पहुंचेंगे तो इस प्रेशर की वैल्यू आधी हो जाएगी, P/2 हो जाएगी। उसके बाद जब 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक जाएंगे तो फिर वो P/2 धीरे धीरे घटते घटते 0 हो जाएगी, राइट। ये तब होगा जब प्रेशर यूनिफॉर्मली घटेगा, लेकिन सच ये है कि प्रेशर यूनिफॉर्मली नहीं घटता है। चूंकि प्रेशर यूनिफॉर्मली नहीं घटता है, इसीलिए एक्चुअली में होता क्या है कि सी लेवल के बाद जो 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर तक की हाइट में ही प्रेशर की वैल्यू आधी हो जाती है। सोच के देखो, सी लेवल से 6 किलोमीटर तक की हाइट में ही प्रेशर की वैल्यू कितनी हो गई, आधी हो गई। अब इस 6 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक इतने ज्यादा हाइट पर प्रेशर की वैल्यू धीरे 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 घट रही है। मतलब P/2 से 0 होने में वो धीरे 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 घट रही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रेशर की वैल्यू स्टार्टिंग के 6 किलोमीटर में खूब तेजी से घट रही है और उसके बाद धीरे घट रही है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है। अब भाई प्रेशर में जो चेंज है, प्रेशर का जो डिक्रीज है, ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? अभी अभी देखा था प्रेशर क्या होता है, ρgh, ठीक है, जहां पर रो है डेंसिटी, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h है डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं होगा, बट मान लेते हैं कि थोड़े बहुत उसमें स्लाइटली डिफरेंस होगी वैल्यूज में, तो जी को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। लेकिन जो मजेदार बात यहाँ पर है वो ये है कि जो रो की जो वैल्यू है, डेंसिटी की जो वैल्यू है एटमॉस्फेयर की, वो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखना क्या होगा डेंसिटी के साथ। सी लेवल के पास जो एटमॉस्फेयर है वहां पर हम देखते हैं कि डेंसिटी खूब तेजी से घटती है। ठीक है, कुछ दूर तक खूब तेजी से डेंसिटी घटती है और उसके बाद उसका जो रेट ऑफ डिक्रीज है ना वो कम हो जाता है। उसके बाद डेंसिटी धीरे धीरे कम होती है। ठीक है, अब कहानी बिल्कुल साफ हो गई कि यार जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी h की वैल्यू कम हो रही है। आप बोलोगे मैम कम कैसे हो रही है? h क्या है? डेप्थ फ्रॉम द सरफेस। तो अगर हम ऊपर के सरफेस से इसको कंसिडर करें तो अब h इधर से बढ़ रही है, तो बेसिकली ऊपर के सरफेस से क्या हो रहा है, डेप्थ तो घट रहा है, राइट। उस लॉजिक से अगर हम देखें, राइट, तो जैसे जैसे हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ तो हमारी h की वैल्यू घट रही है, इसलिए प्रेशर घट रही है। बट प्रेशर यूनिफॉर्मली क्यों नहीं घट रही है? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी भी घट रही है और डेंसिटी यूनिफॉर्मली नहीं घट रही है। सी लेवल के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वहां पर डेंसिटी खूब तेजी से कम हो रही है, इसीलिए प्रेशर भी खूब तेजी से कम हो रही है। शुरू के 6 किलोमीटर के अंदर ही प्रेशर आधा हो जा रहा है, जितना सी लेवल पे था उसका आधा हो जा रहा है। उसके बाद डेंसिटी जो है वो भी धीरे 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 घट रही है, जिसके वजह से प्रेशर भी जो है वो धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, सो दैट वाज द एक्चुअल रीजन जिसकी वजह से हम देखते हैं कि प्रेशर जो है ये नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज करता है। आगे बढ़ के देखते हैं क्वेश्चन 1 का सी पार्ट। क्वेश्चन में बोला गया है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी इवन दो प्रेशर इज फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब क्वेश्चन के बोलने का मतलब है कि यार प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। अब फोर्स और एरिया जो है ये वेक्टर क्वांटिटीज होती है, तो फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है? ठीक है, अब जैसे ही बात होती है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की, एक लिक्विड के ऊपर जो भी प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है इसकी जैसे ही बात होती है तो हमें हमेशा याद रखना है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर एक्सर्ट होता है किसी भी लिक्विड के किसी भी पॉइंट पर, वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है इन ऑल डायरेक्शन, नीचे ऊपर आगे पीछे हर तरफ इक्वली ट्रांसमिट होता है, जो हमें ये इंफॉर्मेशन देती है कि यार प्रेशर की जो वैल्यू है ना वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है ही नहीं, क्योंकि जो भी प्रेशर उस पे लग रहा है वो चारों तरफ बराबर लग रहा है, राइट। साथ ही साथ अगर हम इसके डेफिनेशन पे जाएं, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो हम इसमें क्या डिवाइड कर रहे हैं? क्या हम फोर्स वेक्टर को एरिया वेक्टर से डिवाइड कर रहे हैं?
कर ही नहीं रहे हैं यार, क्योंकि वेक्टर डिवीजन एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है ही नहीं, दो वेक्टर्स को हम डायरेक्टली डिवाइड कर ही नहीं सकते। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या डिवाइड करते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड हम एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम दो मैग्नीट्यूड्स को डिवाइड कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें जो मिल रही है वैल्यू, दैट इज अगेन जस्ट अ नंबर विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो इसीलिए प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, भले ही वो फोर्स पर यूनिट एरिया है, बट प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। तो चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं, 4-5 पार्ट्स हैं, जहां पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट है। इनफैक्ट जो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन है वो भी पहले पार्ट से ही लिंक्ड है, इसीलिए पहले पार्ट में हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मर्करी विथ ग्लास इज ऑब्ट्यूज व्हाइल दैट ऑफ वाटर विथ ग्लास इज एक्यूट। अब ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेसन। ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमें दो डायग्राम देखने को मिल रहा है, एक है मर्क्यूरी ऑन ग्लास, दूसरा है वाटर ऑन ग्लास। बट इन कॉन्सेप्ट्स पे, मतलब डायरेक्टली मर्करी या वाटर पे जाने से पहले हम इन जनरल कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। ठीक है, सो मान लो कि एक लिक्विड है, यहाँ पे क्या है, लिक्विड सॉलिड इंटरफेस है, राइट। लिक्विड यहाँ पे मर्करी है, लिक्विड यहाँ पे वाटर है, और सॉलिड दोनों ही केस में ग्लास है। ठीक है, अच्छा पहले हम इन जनरल कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सो लेट अस से कि ये कोई सॉलिड का सरफेस है और इस सॉलिड सरफेस के ऊपर ये कोई लिक्विड है। ठीक है, कोई सा भी लिक्विड है। ठीक है, अब हमारे पास देखा जाए तो 3 इंटरफेस हैं। ठीक है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड है और यहाँ पे एयर है, राइट। अब हर इंटरफेस पे एक टेंशन एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। ठीक है, तो ये लिक्विड सॉलिड इंटरफेस पे यहाँ पर एक टेंशन एक्ट करेगा। तो सरफेस टेंशन को हमें एस से डिनोट करते हैं, तो हमने एस से डिनोट किया एंड लेट अस से दिस इज लिक्विड सॉलिड इंटरफेस। ठीक है, इसको मैंने सबस्क्रिप्ट से डिनोट किया। ठीक है, अच्छा अब इसी तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो लिक्विड है और यहाँ पर एयर है, राइट। सो ये लिक्विड और एयर के ये इंटरफेस पे भी एक टेंशन एक्ट करेगा। सो लेट अस से दैट इज सरफेस टेंशन लिक्विड एयर इंटरफेस। ठीक है, अच्छा अब जो है ये जो सॉलिड है और जो एयर है इनका भी तो इंटरफेस है, ये सॉलिड है ये एयर है। ठीक है, तो लेट अस से कि यहाँ पर जो टेंशन एक्ट करेगा दैट इज एयर एंड सॉलिड इंटरफेस। सो दिस इज SA। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इंटरफेशियल टेंशन, राइट। मतलब हर इंटरफेस पे जो टेंशन एक्ट कर रहा है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, मान लो कि ये वाला एंगल जो है दैट इज थीटा। ठीक है, अभी के लिए हमने बस मान लिया है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं कि ये एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, कुछ नहीं कह रहे। अच्छा अब आपको देख के तो पता लग रहा है कि ये एक्यूट एंगल है, बट अभी ऐसे मान के चलो कि हमने इन जनरल एक एंगल बनाया है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें इस SLA का अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें तो ये SLA cos थीटा हो जाएगा जो कि इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा, राइट। तो यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, SLA cos थीटा इसी तरफ एक्ट करेगा और SLS जो है वो भी इसी तरफ एक्ट कर रहा है, राइट। नॉर्मल जो फ्री बॉडी डायग्राम जैसे बनाते थे तो ये दोनों टेंशन इस तरफ एक्ट कर रहा है और ये वाला इस तरफ। सो दिस शुड इक्वल टू SSA। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, SSA माइनस SLS डिवाइडेड बाई SLA, ये लिख सकते हैं। अब बच्चों इस एक्सप्रेशन को बड़े ध्यान से देखो और ये पता लगाओ कि कौन से सिचुएशन में थीटा की वैल्यू एक्यूट होगी, कौन से सिचुएशन में थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज होगी। ठीक है, अभी हम जैसे कि मैंने बताया हम इन जनरल बात कर रहे हैं, हम मर्करी और वाटर की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम इन जनरल कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। अब आप खुद देखो कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू एक्यूट कब होगी, राइट। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पे जाना पड़ेगा, राइट। तो ये लेट अस से हमारा वो हमने पढ़ा था ना, ऑल साइन टैन कॉस, हम सभी ने पढ़ा था ये, राइट। तो अब एक्यूट एंगल कब होगी, अगर वो इस क्वाड्रेंट में लाई करे,
करेक्ट। ऑब्ट्यूज एंगल कब होगी? जब वो इस क्वाड्रेंट में लाई करे। ये हमारी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स है, ठीक है। तो अब हमें देखना ये है कि इस वाले में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, राइट। अब आप यहां पे देखो कि कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी? जब SLS की वैल्यू कम होगी, क्योंकि जब SLS की वैल्यू कम होगी तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। हम यहां लिख सकते हैं कि जब SLS की वैल्यू कम होगी, कम को मैं ऐसे नीचे वाले एरो से दिखा रही हूं, जब SLS की वैल्यू कम होगी तो उस समय कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो कैसी वैल्यू होगी? वो एक्यूट एंगल होगी। तो उस समय थीटा जो है दैट विल बी एक्यूट एंगल। दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं जब SLS की जो वैल्यू है ये ज्यादा होगी। अब देखो SLS की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, कॉस थीटा की नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, यानी कि कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि थीटा उस केस में ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। तो ये जो बात मैं अभी कर रही हूं ये मैं प्योरली मैथमेटिकली बात कर रही हूं, ठीक है। अब हम यहां पर आएंगे, इन कॉन्सेप्ट्स पर आएंगे, ठीक है। अब जब थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल होगी, इसका मतलब क्या है? SLS की वैल्यू काफी कम है, राइट। मतलब थीटा की वैल्यू अगर एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब है SLS की वैल्यू कम है। SLS की वैल्यू कम है मतलब लिक्विड सॉलिड इंटरफेस पे टेंशन कम है। ऐसे मतलब मैं बस ये ट्रिक दे रही हूं याद रखने के लिए। लिक्विड सॉलिड इंटरफेस, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, लिक्विड सॉलिड इंटरफेस पे टेंशन कम है, परेशानियां कम है, राइट। सो लिक्विड और सॉलिड जो है ये बड़े अच्छे तरीके से आपस में स्प्रेड हो जाएंगे, बड़े अच्छे तरीके से ये इंटरफेस बन पाएगा, राइट। तो इसका मतलब लिक्विड और सॉलिड के बीच में उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? एक लिक्विड के पार्टिकल्स और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच के फोर्सेस को हम एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं, राइट। तो यहां पर जो है इस सिचुएशन में जो एडहेसिव फोर्सेस होंगे, एडहेसिव फोर्सेस ये डोमिनेट करेंगे। एडहेसिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे मतलब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं और जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी आपस में अच्छी खासी दोस्ती हो जाएगी। तो जो लिक्विड है वो सॉलिड के ऊपर अच्छा खासा स्प्रेड हो जाएगा, अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ जब थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज एंगल है उस टाइम पर देखो SLS की वैल्यू ज्यादा है तो लिक्विड सॉलिड इंटरफेस पर टेंशन ज्यादा है। भाई टेंशन ज्यादा है तो दोस्ती तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो इस केस में सॉलिड लिक्विड इंटरफेस का बनना काफी मुश्किल रहेगा, इनकी आपस में पटनी बहुत मुश्किल है, राइट। तो ऐसे केसेस में, इस सिचुएशन में जब थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज होगी उस केस में एडहेसिव फोर्सेस डोमिनेट नहीं करेंगे। कौन से फोर्सेस डोमिनेट करेंगे? कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे। कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं? सेम पार्टिकल, सेम ही पार्टिकल्स के बीच के जो फोर्सेस होते हैं, यानी कि यहां पर जो लिक्विड के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना उनकी आपस में बड़ी दोस्ती है, जो सॉलिड के आपस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी आपस में बड़ी दोस्ती है। सो दैट इज कोहेसिव फोर्स, राइट। तो यहां पर जब एंगल ऑब्ट्यूज बनता है उस समय जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनकी आपस में बहुत दोस्ती है, इसीलिए वो सॉलिड के साथ इंटरफेस बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो वैसे सिचुएशन में लिक्विड जो है वो सॉलिड के ऊपर स्प्रेड नहीं करता है, उनकी दोस्ती नहीं हो पाती है, लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ज्यादा अच्छे से नहीं बन पाता है, ठीक है। तो ये मैंने एक बहुत ही लॉजिकल फॉर्म में आपको इसको समझा दिया सो दैट आपको चीजें याद रहे, राइट। यहाँ पर याद रहने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो एक्यूट होता है तो ए से एक्यूट, ए से एडहेसिव। तो एक्यूट एंगल होता है मतलब एडहेसिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे। एडहेसिव का मतलब ही होता है कि लिक्विड और सॉलिड में अच्छी खासी दोस्ती होगी, सो लिक्विड जो है सॉलिड के ऊपर स्प्रेड कर जाएगा, राइट। इनकी आपस में अच्छी खासी बनेगी, ठीक है। दूसरी तरफ अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो वहां पर कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, ठीक है। सो आई गेस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं हम सवाल पे। अब सवाल पे बोला गया है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट मरकरी और ग्लास का ऑब्ट्यूज होता है, राइट। अब देखो मरकरी ऑन ग्लास,
ठीक है। अब मरकरी और ग्लास में जो है एंगल हमें दिख ही रहा है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वाटर के केस में जो है एक्यूट एंगल हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मरकरी के केस में हम क्या देखते हैं कि जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं, मतलब मरकरी के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी आपस में दोस्ती बहुत ज़्यादा है, उनकी आपस में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है। सो बेसिकली मरकरी के केस में जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो डोमिनेट करते हैं, राइट। सो मरकरी के केस में लेट अस से ये मरकरी का एक ड्रॉप है, तो इसके अंदर के पार्टिकल्स के बीच में खूब दोस्ती है, तो मरकरी को ग्लास के पार्टिकल से दोस्ती करने की इंटरेस्ट ही नहीं है इसको, राइट। तो अब दोस्ती करने का इंटरेस्ट ही नहीं है, कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट करता है मरकरी के केस में। कोहेसिव फोर्सेस डोमिनेट करेगा तो एंगल कैसा बनेगा? ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, और देखो वैसा ही एंगल यहाँ बन रहा है, राइट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हम कैसे बनाते हैं? हम क्या करते हैं, जहां पर ये लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो कि ये हमने टैंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जहां पर लिक्विड और सॉलिड मीट कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। उसके बाद एंगल को कैसे मेजर करते हैं? एंगल हमें, आप बोलोगे कि मैम इधर से एंगल ले लेते हैं ना, तब तो एक्यूट है, उधर से नहीं ले सकते हैं, एंगल ऐसे लेना है ताकि वो लिक्विड को कवर करता हुआ आए। तो अगर आप इधर से एंगल ले लोगे तो लिक्विड कवर ही नहीं हो रहा है, सो लिक्विड को कवर करता हुआ एंगल इधर से ही आ रहा है, एंड दैट एंगल थीटा इज ऑब्ट्यूज, ठीक है। दूसरी तरफ अगर वाटर की बात करें तो वाटर के केस में क्या हो रहा है? अब इसीलिए देखो मरकरी के केस में क्या हुआ, मरकरी उस ग्लास के सरफेस पे एक ड्रॉप की तरह बैठा है, उसमें स्प्रेड नहीं हुआ क्योंकि दोस्ती नहीं हुई ना उनकी, सो मरकरी अपना अलग से एक ड्रॉप के जैसा बैठा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं वाटर पे। वाटर के केस में क्या हुआ, ग्लास पे जैसे ही आपने वाटर डाला तो वाटर तो पूरा फैल गया, ग्लास को भी गीला कर दिया, तो वो एक वेटिंग एजेंट है, तो मस्त दोस्ती हो गई। कैसे दोस्ती हुई? इसीलिए देखो वाटर जो है जैसे ही आपने डाला, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, वाटर इस तरीके से फैल गया, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, तो यहां से हमने टेंजेंट बना लिया। उसके बाद थीटा जैसे ही हमने ड्रॉ किया लिक्विड को कवर करते हुए, तो हमने देखा थीटा हमारा एक्यूट एंगल आया। ऐसा क्यों आया? क्योंकि वाटर के केस में जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, बल्कि जो एडहेसिव फोर्सेस हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब वाटर के पार्टिकल्स और ग्लास के जो पार्टिकल्स हैं उनमें खूब अच्छी दोस्ती हो जाती है, तो यहाँ पर कोहेसिव फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस वजह से जो थीटा है दैट इज एक्यूट एंगल। थीटा जहां पर भी आपको एक्यूट एंगल दिखेगा वहां पर समझ लो कि क्या होगा, लिक्विड सॉलिड इंटरफेस मस्त बनेगा। वो जो लिक्विड है वो उस सॉलिड के सरफेस पे स्प्रेड कर जाएगा, उस सॉलिड के सरफेस को गीला कर देगा, वेट कर देगा, क्योंकि जब वो स्प्रेड करेगा तभी तो उसको गीला कर पाएगा। तो इसीलिए आप नोटिस करोगे जब कभी भी स्ट्रॉन्ग वेटिंग एजेंट्स की बात होती है, मतलब ऐसे एजेंट्स जो एक सरफेस को गीला कर सके, तो उन स्ट्रॉन्ग वेटिंग एजेंट्स के केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा एक्यूट एंगल होता है। पार्ट ए के क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में ही है पार्ट बी का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि एक्सप्लेन व्हाई वाटर ऑन अ क्लीन ग्लास सरफेस टेंड्स टू स्प्रेड आउट व्हाइल मर्करी ऑन दैट सेम सरफेस टेंड्स टू फॉर्म ड्रॉप्स। पुट डिफरेंटली वाटर वेट्स द ग्लास वाइल मर्करी डज नॉट। ठीक है, ये बिल्कुल हमारे पिछले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के कंटिन्यूएशन में ही जाएगा। हमने पिछले पार्ट में क्या देखा कि जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, वाटर एक तरफ वाटर ग्लास है, दूसरी तरफ मर्करी ग्लास है, तो वाटर ग्लास के केस में जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। अब आप लॉजिकली सोच के देखो कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट को एक्यूट एंगल होना है, इसका मतलब है वो 90 डिग्री से कम होगा। वो एंगल 90 डिग्री से कम एंगल मेंटेन करने के लिए, एक्यूट एंगल मेंटेन करने के लिए जो वाटर है उसको स्प्रेड ही करना पड़ेगा, उसके पास चॉइस नहीं है। क्योंकि अगर एक्यूट एंगल होना है तो वाटर का जो मिनिस्कस होगा वो कुछ इसी तरीके से होगा, यानी कि वाटर स्प्रेड करेगा। अब किसी भी सरफेस पे अगर वाटर फैल रहा है, वाटर स्प्रेड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो उस सरफेस को गीला कर रहा है, वेट कर रहा है। सो बेसिकली जहां पर भी जिस भी इंटरफेस पे एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, ये सिंबलाइज करता है स्ट्रॉन्ग वेटिंग एजेंट्स। मतलब एक्यूट एंगल है मतलब ही पानी जो है उसमें फैल रहा है, इसका मतलब वो एक वेटिंग एजेंट है, वो वेट कर रहा है उस सरफेस को। दूसरी तरफ अगर बात करें मरकरी की, तो मरकरी ग्लास इंटरफेस में हमने क्या देखा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूज। अब देखो ऑब्ट्यूज है, चूंकि ऑब्ट्यूज है तो यहां पर स्प्रेड होने का सीन ही नहीं है, वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है।
राइट। ऑब्ट्यूज एंगल को मेंटेन करने के लिए मरकरी को ड्रॉप फॉर्म करना पड़ेगा, और जब मरकरी एक ड्रॉप के फॉर्म में किसी सरफेस पे गिरेगा, खुद सोचो एक ग्लास का सरफेस है, उसमें एक ड्रॉप ऑफ मरकरी है, अब वो फैल ही नहीं रहा है तो वो सरफेस को गीला करेगा कैसे, वो तो बस एक ड्रॉप की तरह बैठा हुआ है उस पे। सो दैट इज एग्जैक्टली द सिनेरियो इन केस ऑफ मरकरी। तो चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी, जहां बोला गया है सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द सरफेस। और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। सरफेस टेंशन क्या है, ये बेसिकली एक सरफेस की प्रॉपर्टी है। कहाँ से आती है ये प्रॉपर्टी, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है अट्रैक्शन। हर एक मॉलिक्यूल जो है वो अपने नेबर्स के द्वारा पुल किया जाता है, जो नेबर्स हैं उसको साइडवेज पुल करते हैं हर मॉलिक्यूल को, ठीक है, जिसकी वजह से अब उनको साइडवेज, जैसे इधर से भी पुल किया जा रहा है इधर से भी पुल किया जा रहा है, तो इस पुलिंग के वजह से हमें एक स्ट्रेची इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा बिहेवियर देखने को मिलता है। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो बिहेवियर है दिस इज कॉमन एवरीवेयर, दिस इज द सेम एवरीवेयर ऑन द सरफेस। सरफेस के हर मॉलिक्यूल पे हमें एग्जैक्टली यही बिहेवियर देखने को मिलता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ बिग और हाउ स्मॉल द सरफेस इज। सरफेस कितना बड़ा या छोटा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सरफेस के हर पॉइंट पर हमें यही बिहेवियर देखने को मिलता है कि एक मॉलिक्यूल है उसे साइडवेज जो है अट्रैक्शन फील हो रहा है अपने नेबर्स की वजह से, और इसी से आता है सरफेस टेंशन। इनफैक्ट अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें तो सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स मतलब यही फोर्स जो एक्सर्ट हो रहा है पर यूनिट लेंथ। तो मैथमेटिकली भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर लेंथ जरूर इन्वॉल्व है सरफेस का, लेकिन उसका एरिया इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे कि मैम अगर फॉर्मूले की बात है तो सरफेस टेंशन को तो हम सरफेस एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो वैसे तो हम लिख सकते हैं कि भाई सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो अब देखो यहाँ पे तो एरिया इन्वॉल्व है, फिर क्या, इसको भी समझ लेते हैं सरफेस एनर्जी के पर्सपेक्टिव से। अब देखो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो चलो एक बार के लिए आपके इस फॉर्मूला को ही कंसिडर कर लेते हैं कि सरफेस टेंशन जो है दैट इज सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। मान लेते हैं एक बार के लिए कि भाई सरफेस एरिया बढ़ गया। अगर सरफेस एरिया बढ़ गया इसका मतलब है कि उस एरिया में जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज हैं, क्योंकि सरफेस पे रहने वाले मॉलिक्यूल्स की ज्यादा एनर्जी होती है, तो अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस की एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, राइट। तो इसका मतलब जो रेशियो है वो तो तब भी सेम ही रह रहा है, यानी कि इवन दो एरिया बढ़ रहा है बट स्टिल सरफेस टेंशन तो उतना ही रह रहा है। इसका मतलब सरफेस टेंशन जो है ये सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। तो देखते हैं भाई पार्ट डी में क्या पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है कि एक्सप्लेन व्हाई वाटर विथ डिटर्जेंट डिसॉल्व्ड इन इट शुड हैव स्मॉल एंगल्स ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की जब हमने बात करी इससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस में, हमने क्या देखा कि यार जो भी सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग वेटिंग एजेंट होगा या फिर जो भी सब्सटेंस स्प्रेड हो जाएगा किसी सरफेस पे, उनके एंगल्स ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट होंगे, ठीक है। और ये सिनेरियो हमने वाटर के केस में देखा भी था। जैसे वाटर ग्लास का जब इंटरफेस होता है तो वाटर कैसा एंगल बनाता है, एक्यूट एंगल बनाता है। अब इसी वाटर में अगर डिटर्जेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए तो हम क्या देखते हैं कि ये एंगल फर्दर और रिड्यूस हो जाता है। एक्यूट एंगल तो रहता ही है बल्कि और छोटा हो जाता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ऐसा क्यों? अब सोच के देखो कि भाई डिटर्जेंट का काम क्या होता है। डिटर्जेंट हम पानी में क्यों डालते हैं? जब हमें कपड़े धोने होते हो, राइट, कुछ साफ करना होता हो। सो बेसिकली डिटर्जेंट का काम क्या होता है? डर्ट, ग्रीस, ऑयली गंदगी को किसी भी कपड़े में से निकालना, राइट। इनफैक्ट अगर हम डिटर्जेंट के स्ट्रक्चर को थोड़ा बारीकी से देखें सो डिटर्जेंट का एक एंड हाइड्रोफोबिक होता है, दूसरा एंड हाइड्रोफिलिक होता है। मतलब एक एंड को जो है पानी से प्यार होता है, सो एक एंड पानी के साथ जुड़ जाता है और दूसरा एंड जो है वो पानी से दूर भागता है लेकिन ऑयल या फिर डर्ट पार्टिकल के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो डिटर्जेंट का फंक्शन ही ऐसे करता है। सो बोलने का मतलब है कि डिटर्जेंट को अच्छी तरीके से फंक्शन करने के लिए इसे अच्छे से पेनेट्रेट होना पड़ेगा पानी के साथ, राइट। अच्छे से पेनेट्रेट होने के लिए, अच्छे से स्प्रेड होने के लिए इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा होना पड़ेगा? एक्यूट एंगल तो होना ही पड़ेगा, बल्कि जितना छोटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उतने ही अच्छे से वो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के ऊपर स्प्रेड करेगा, उसमें पेनेट्रेट करेगा और
और डिटर्जेंट जितने अच्छे तरीके से पेनेट्रेट करेगा उतने ही अच्छे तरीके से वो अपना काम इफेक्टिवली कर पाएगा, और उसका काम क्या है, गंदगी को निकालना, राइट। सो यही कारण है कि डिटर्जेंट को अगर हम पानी में डिसॉल्व कर दें तो जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत ही छोटा होता है। तो चलो आप क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं, पार्ट ई। A drop of liquid under no external forces is always spherical in shape. एक लिक्विड का ड्रॉप जो है वो स्फीयर के शेप में ही क्यों होता है, वो क्यूब या क्यूबॉइड या कोन या किसी दूसरे शेप में क्यों नहीं होता है? द रीजन इज कि देखो, जो एक लिक्विड है ना, एक लिक्विड का ड्रॉप है रादर, वो क्या चाहता है कि उसकी जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम रहे, ठीक है। अब सबसे पहले तो सोचने वाली बात यह है कि वो अपना सरफेस एरिया मिनिमम रखना ही क्यों चाह रहा है, क्योंकि हमने क्या देखा है कि लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, राइट। अब अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, राइट, क्योंकि अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो उस सरफेस पे रहने वाले मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा है और उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज भी ज्यादा है। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। अब हमें क्या पता है, ज्यादा एनर्जी मतलब ही होती है कम स्टेबिलिटी। इनफैक्ट जो नेचर है वो हमेशा मिनिमम एनर्जी स्टेट को ही फेवर करता है, उसी को चूज करता है। क्यों? कई बार हमने ये चीज समझ रखी है कि एनर्जी कम मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम। इसको मैं हमेशा, जब मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, फिजिक्स भी पढ़ाती हूँ, एक बहुत ही साधारण सा एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स से कि एक बच्चा है जो बहुत हाई ऑन एनर्जी है, एकदम कूद रहा है, जंप कर रहा है, नाच रहा है, तो ऐसे केस में उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी कम है क्योंकि वो शायद कहीं पे गिर पड़ सकता है, अपने आप को चोट लगा सकता है। दूसरी तरफ एक बच्चा है जो काफ़ी शांत बैठा है, एक ही जगह बैठा है, अपना मेडिटेट कर रहा है, इतना ज़्यादा कूदा फांदी नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, राइट। सो मतलब एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। और नेचर किसको सपोर्ट करता है? मिनिमम एनर्जी स्टेट को, यानी कि ज्यादा स्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है। अब यहाँ पर नेचुरली जो लिक्विड का जो ड्रॉप है वो चाहता है कि भाई उसकी सरफेस एरिया कम रहे, सरफेस एरिया कम रहेगी तो एनर्जी उसकी कम रहेगी। अच्छा, अब आते हैं मैथ्स पे कि भाई जितने भी शेप्स हैं, चाहे वो क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, कोन है, सभी शेप्स में एक गिवन वॉल्यूम के लिए मिनिमम सरफेस एरिया जो होता है वो एक स्फीयर का होता है, ठीक है। तो यही कारण है कि एक लिक्विड ड्रॉप को नेचुरली ये इंस्टिंक्ट आती है कि उसका एरिया मिनिमम रहे, और मिनिमम एरिया रखने के लिए वो कौन सा शेप ले लेता है, वो एक स्फीयर का शेप ले लेता है। एंड दैट इज द रीजन कि एक लिक्विड ड्रॉप जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है तो फिल इन द ब्लैंक्स, लेकिन हर एक क्वेश्चन में छिपा हुआ है कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला पार्ट ए, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स जनरली डैश विथ टेम्परेचर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। बड़े ध्यान से सोचो, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स। अब लिक्विड्स का जो सरफेस टेंशन होता है वो किसकी वजह से होता है? जैसे कि मैंने बताया था कि हर एक मॉलिक्यूल को उसके जो नेबर मॉलिक्यूल्स हैं वो साइडवेज पुल करते हैं, और इस पुलिंग इफेक्ट की वजह से ही सरफेस टेंशन होता है, ठीक है। अब ऐसे सोचो कि अगर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस पुलिंग इफेक्ट में क्या अंतर पड़ेगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? मोशन में आ जाएंगे, राइट। इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब ये मोशन में आ जाएंगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो उससे क्या होगा, इनका जो ये पुलिंग इफेक्ट है ये ओवरकम हो जाएगा, मतलब इनका जो पुलिंग इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट सरफेस टेंशन जो है वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन क्या होगा? डिक्रीजेस। तो चलो अब देखते हैं पार्ट बी, viscosity of gases dash with temperature whereas viscosity of liquids dash with temperature। अब बताना है कि भाई गैसेस और लिक्विड्स के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। पहले देखेंगे कहानी लिक्विड्स की। अब लिक्विड्स के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली एक दूसरे के क्लोज होते हैं व्हेन कंपेयर टू गैसेस। गैसेस में तो मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट होते हैं, बट लिक्विड्स में जो मॉलिक्यूल्स है वो कंपैरेटिवली एक दूसरे के पास होते हैं, ठीक है। अब जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सो व्हेन दे आर इट इज हीटेड, वो लिक्विड जब हीट होता है तो क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे रैंडम मोशन में आ जाते हैं। जब ये रैंडम मोशन में आ जाते हैं तो इनका जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन था वो क्या होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है,
राइट, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट लिक्विड के जो लेयर्स हैं वो बड़ी आसानी से एक दूसरे पे स्लाइड होने लगते हैं, यानी कि देयर इज लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कि जो फ्लूइड का की जो मूवमेंट है, लिक्विड का जो फ्लो करने का जो फ्लूइडिटी है उसमें अब कम रेजिस्टेंस है। कम रेजिस्टेंस है मतलब क्या कम है, विस्कोसिटी कम है, राइट। तो इसका मतलब लिक्विड्स के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे विस्कोसिटी डिक्रीज होगा, ठीक। तो ये हो गई लिक्विड की कहानी। इनफैक्ट लिक्विड का आप एक एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे हनी एक लिक्विड है जो कि विस्कस है, राइट। वो तो पता चलता ही है, हनी को टच करते ही कि उसमें विस्कोसिटी काफी ज्यादा होती है। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो, हनी को थोड़ा गर्म कर लो, तो आप देखोगे जो वार्म हनी है ना वो ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा व्हेन कंपेयर टू कोल्ड हनी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ती है विस्कोसिटी घट जाती है, जिसकी वजह से देयर इज लेस रेजिस्टेंस टू फ्लो और बड़ी आसानी से या फिर बड़ी तेजी से ये फ्लो करने लगती है, ठीक है। अब बात करते हैं गैसेस के केस में। गैसेस के केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलरेडी वाइड अपार्ट है, काफी दूर दूर है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इनको हीट करते हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अब बड़ी तेजी से मूव करने लगते हैं, दे स्टार्ट टू मूव फास्टर। जब ये तेजी से मूव करने लगते हैं तो क्या हो जाता है, अब ये काफी फ्रीक्वेंटली टकराने लगते हैं, इनके बीच में कोलिजन्स काफी फ्रीक्वेंट हो जाता है, ठीक है। कोलिजन्स होने की वजह से क्या होता है, मोमेंटम का ट्रांसफर होने लगता है। अब पहले क्या था, सब दूर दूर थे, बड़े आराम से पैर फैला के बैठे हुए थे, ठीक है, पहले ऐसी कहानी थी। अब जब सब जो है इतना ज्यादा दौड़ भाग करने लग गए तो एक दूसरे से टकराने लगे। अब इतने ज्यादा टकराने की वजह से क्या होने लगा, इनका जो फ्लो है उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस आ गया। मतलब पहले तो दूर दूर थे तो मजे में सब अपनी अपनी स्पेस में घूम रहे थे, अब चूंकि इधर उधर जाने लगे तो टकराने लगे, मोमेंटम का ट्रांसफर होने लगा। एज अ रिजल्ट क्या होने लगा, हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो। तो रेजिस्टेंस बढ़ गया इनके फ्लो में, यानी कि क्या बढ़ गया, विस्कोसिटी बढ़ गई। तो यानी कि गैसेस के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे विस्कोसिटी भी बढ़ेगा। अब देख लेंगे हम लोग पार्ट सी, जहां पर बोला गया है for solids with elastic modulus of rigidity the shearing force is proportional to dash, while for fluids it is proportional to dash। अब दो ऑप्शंस है, shear strain, rate of shear strain, ठीक है। एक एक करके सॉलिड्स और फ्लूइड्स की बात करेंगे। पहले बात करेंगे सॉलिड्स की, ठीक है। अब देखो सॉलिड्स के साथ क्या होता है, सॉलिड्स का ना अपना एक फिक्स्ड शेप होता है। क्यों होता है फिक्स्ड शेप, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इनका एक अपना खुद का फिक्स्ड शेप होता है। तो जब हम इनमें कोई shear स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, उस फोर्स अप्लाई करने की वजह से अगर इनके शेप में कोई चेंज आता भी है तो क्या होता है, जो सॉलिड है ना वो उस डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है, मतलब वो जो चेंज है ना उसको इतना पसंद नहीं आता है। तो इसीलिए जैसे ही वो फोर्स जो हमने अप्लाई किया था उसको हम रिमूव करते हैं तो सॉलिड कोशिश करता है कि वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में चला जाए, ऐसा वो चाहता है, राइट। कर पाता है कि नहीं कर पाता है दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट एटलीस्ट सॉलिड्स जो है दे टेंड टू गो बैक टू देयर ओरिजिनल शेप, ठीक है। तो अब इसी वजह से सॉलिड्स के केस में जो shear स्ट्रेस है उसको हम कैसे मेजर करते हैं कि भाई उसमें कितनी डिफॉर्मेशन हुई, राइट, कितना डिफॉर्म हुआ वो बताता है shear स्ट्रेस। अब कितना डिफॉर्म हुआ ये कौन बताता है, भाई कितना खिंच गया, कितना लेंथ उसका बढ़ गया, एलोंगेट हो गया, ये कौन बताता है, स्ट्रेन बताता है, राइट। तो यानी कि सॉलिड्स के केस में जो shear स्ट्रेस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू shear स्ट्रेन, राइट। तो यानी कि पहला फिल अप द ब्लैंक में आप क्या डालोगे, shear स्ट्रेन। इनफैक्ट shear स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू shear स्ट्रेन होता है। इसी को जब हम इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हम एक कांस्टेंट डाल देते हैं जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। इसीलिए मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, shear स्ट्रेस अपॉन shear स्ट्रेन, ठीक। तो ये हो गई हमारे सॉलिड्स की कहानी। अब आते हैं फ्लूइड्स पे। फ्लूइड्स पे क्या होता है कि यार इनका ना कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, तो जब हम इन पर कोई फोर्स लगाते हैं और इनको डिफॉर्म करते हैं तो ये डिफॉर्म होते चले जाते हैं, ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते चले जाते हैं, क्योंकि जो लिक्विड्स है या फिर जो गैसेस है इनके खुद के कोई शेप तो होते नहीं है। भाई आपने इनमें कोई डिफॉर्मेशन डाली तो ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते ही चले गए। तो इनके केस में अगर हमें देखना है कि भाई हमारा जो shear स्ट्रेस है वो कितना है, तो यहाँ पर कितना डिफॉर्म हुआ वो नहीं देखते हैं हम, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते ही जा रहे हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कितनी तेजी से ये डिफॉर्म हो रहा है,
बात समझ रहे हो? सॉलिड्स के केस में क्या था कि ये डिफॉर्म होता है, बट डिफॉर्म होने के बाद थोड़ा बहुत ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करता है, इसीलिए वहां पर कितना डिफॉर्म हुआ वही देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये जानने के लिए कि शियर स्ट्रेस कितना है। बट फ्लूइड्स के केस में ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते चले जाते हैं, तो इसीलिए यहां पर हम देखते हैं कि भाई कितनी तेजी से ये डिफॉर्म हो रहा है, यानी कि रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कितनी तेजी से हो रहा है वो हमें बताता है कि यहाँ पर शियर स्ट्रेस कितना है। तो यानी कि फ्लूइड्स के केस में जो शियर स्ट्रेस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन का रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो उसी तरीके से स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो चलो भाई अब देख लेते हैं पार्ट डी इसी क्वेश्चन का, जहां बोला गया है फॉर अ फ्लूइड इन अ स्टेडी फ्लो द इंक्रीज इन फ्लो स्पीड एट अ कंस्ट्रिक्शन फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो कि एक कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब अचानक से कंस्ट्रिक्शन आ गया, मतलब लेट्स से एक ट्यूब से एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, सडनली कहीं पे वो बहुत पतला हो गया, बहुत नैरो हो गया, दैट इज कंस्ट्रिक्शन। तो वहां पर जो फ्लो करने की जो स्पीड थी वो बढ़ जाती है। तो ये किसके अकॉर्डेंस हो रहा है, ठीक है। तो अब आंसर क्या है वो तो मैं लास्ट में बताऊंगी, बट उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स याद करते हैं जो इससे लिंक्ड है। जैसे कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में हमने क्या पढ़ा था हमने? इसमें हमने ये पढ़ा था कि यार किसी भी फ्लूइड का जो मास फ्लो रेट है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि मैम ये मास फ्लो रेट ये क्या हुआ, व्हाट डू वी मीन बाय मास फ्लो रेट? तो मास फ्लो रेट नाम से पता चल रहा है कि कितनी तेजी से मास फ्लो कर रहा है, मतलब जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड flowing in per unit time is equal to the amount of fluid flowing out per unit time। मतलब जितना amount of fluid अंदर जा रहा है per unit time is equal to जितना amount of fluid बाहर आ रहा है per unit time। तो ये constant होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो मास क्या होता है। अब हम लोगों ने बाय डेफिनेशन हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये लेंथ बेसिकली क्या है, जब एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो लेंथ क्या है, जितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वही उसकी लेंथ है, ठीक है। अब भाई हमें इंटरेस्ट है मास पे नहीं, मास फ्लो रेट पे। तो अगर हम मास फ्लो रेट की बात करें तो मास फ्लो रेट क्या है, कितना मास फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, राइट। तो यानी कि इधर हो जाएगा रो इंटू ए इंटू डी एल अपॉन डी टी, मतलब ये जो लेंथ है ना, लेंथ पर यूनिट टाइम, लेंथ क्या है, कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम, वो क्या हो जाएगा, स्पीड। तो ये हो जाएगा रो इंटू ए इंटू वी, ठीक है। अब इसमें रो क्या है, डेंसिटी है। अब ये जो डेंसिटी है, फ्लूइड की जो डेंसिटी है ये तो कांस्टेंट ही है, राइट। फ्लूइड की डेंसिटी तो कांस्टेंट ही है। अब चूंकि फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब है ए इंटू वी को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा था मास फ्लो रेट कांस्टेंट होना चाहिए, और मास फ्लो रेट क्या है, रो इंटू ए इंटू वी, तो इसको कांस्टेंट होना है। अब हम देख रहे हैं कि भाई ये जो डेंसिटी है ये तो कांस्टेंट ही होती है, तो इसका मतलब ए इंटू वी जो है दिस मस्ट बी कांस्टेंट। ए क्या है, एरिया, वी क्या है, वेलोसिटी या फिर स्पीड। तो अब ए इंटू वी को कांस्टेंट होने के लिए जहां पर एरिया बढ़ जाएगा वहां पर वी को कम होना पड़ेगा, जहां पर एरिया घट जाएगा वहां पर वी को ज्यादा होना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में वही हो रहा है कि भाई एक ट्यूब से लेट्स से फ्लूइड फ्लो कर रहा है, जैसे ही कंस्ट्रिक्शन आ गया, पतला हो गया ट्यूब, तो क्या हुआ, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कम हो गया। तो उस केस में वेलोसिटी को बढ़ना होगा ताकि ए इंटू वी कॉन्स्टेंट रहे, और वही हो रहा है कि इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है स्पीड में। वहीं अगर कहीं पर एरिया बड़ा हो जाता है तो उस केस में स्पीड को कम होना पड़ेगा ताकि ए इंटू वी कॉन्स्टेंट रहे। तो अब समझ में आ रहा है कि ये जो भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है। अब देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो इसका मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है दैट इज ड्यू टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ ऑप्शन में नहीं है।
बट जो ऑप्शन में है उसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये जो एक्सप्लेनेशन हमने शुरू किया ये मास फ्लो रेट से शुरू किया कि मास फ्लो रेट मस्ट बी कांस्टेंट, मतलब जितना अमाउंट ऑफ मास अंदर गया शुड बी इक्वल टू जितना अमाउंट ऑफ मास बाहर आया, यानी कि मास इज गेटिंग कंजर्व्ड। सो दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। तो चलो आओ देखिए अब इसी क्वेश्चन का पार्ट ई। फॉर द मॉडल ऑफ अ प्लेन इन अ विंड tunnel, turbulence occurs at a dash speed for turbulence for an actual plane, greater or smaller। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास एक तरफ एक मॉडल प्लेन है, दूसरी तरफ एक एक्चुअल प्लेन है, ठीक है। तो दोनों के कंपैरिजन में हम लोग क्या देखते हैं कि मॉडल प्लेन में जो टर्बुलेंस आता है क्या वो एक एक्चुअल प्लेन से ज्यादा स्पीड में आता है या कम स्पीड में आता है, ये हमें देखना है, ठीक है। आंसर एज यूजुअल मैं लास्ट में बताऊंगी, पहले देखते हैं इसके पीछे के छुपे हुए कॉन्सेप्ट को। तो जैसे ही बच्चों टर्बुलेंस की बात होती है तो यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है। सो रेनॉल्ड्स नंबर जो है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो हमें ये बताता है कि किसी भी फ्लूइड का जो फ्लो है वो लैमिनार होगा या फिर टर्बुलेंट होगा, ठीक है। ये बताता है, इसका काम ही यही है, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं RE से और इसकी वैल्यू होती है, इसका जो एक्सप्रेशन होता है मैथमेटिकली वो होता है ρVL अपॉन ईटा, जहां पर ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो है डेंसिटी ऑफ एयर, V जो है वो है फ्लो स्पीड, ठीक है, और L जो है वो है लेंथ, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। अब ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है ये हमें किस तरीके से बताता है कि भाई किसी भी फ्लूइड का फ्लो लैमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। अगर इस RE की वैल्यू जो है वो कम होती है, ठीक है, जब RE की वैल्यू कम होती है तो देखो अब इस एक्सप्रेशन को देखो, RE अगर कम होता है इसका मतलब ईटा की वैल्यू ज्यादा होती है। ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यानी कि जब RE की वैल्यू कम होती है उस टाइम पर जो विस्कस फोर्सेस होते हैं दे डोमिनेट। अब विस्कस फोर्सेस क्या करते हैं? विस्कस फोर्सेस रेजिस्टिव होते हैं, राइट, तो वो उस फ्लो को रेजिस्टेंस देते हैं, राइट। तो इसका मतलब अनकंट्रोल्ड फ्लो, खूब तेजी से फ्लो नहीं हो पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कैसा फ्लो होता है? ऐसी सिचुएशन में होता है लैमिनार फ्लो, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जब RE की वैल्यू हाई होती है, राइट, तो जाहिर सी बात है कि उस केस में विस्कस फोर्सेस डोमिनेट नहीं करते हैं। तो कौन से फोर्सेस डोमिनेट करते हैं? तो इस सिचुएशन में जो इनर्शियल फोर्सेस होते हैं वो डोमिनेट करते हैं। और जब ऐसा होता है सिचुएशन जहां पर रेजिस्टेंस बहुत कम है, विस्कोसिटी बहुत कम है, तो खूब तेजी से फ्लो होती है और इस तरह के फ्लो को हम क्या कहते हैं? टर्ब्यूलेंट फ्लो, ठीक है। इनफैक्ट RE के अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो लैमिनार फ्लो के दौरान RE की जो वैल्यू होती है दैट इज लेस देन 2000 और वहीं टर्बुलेंट फ्लो के दौरान RE की जो वैल्यू होती है दैट इज ग्रेटर देन 4000 और RE की जो वैल्यू 2000 और 4000 के बीच में होती है उसको हम ट्रांजिशन रेंज कहते हैं, ठीक है। मतलब 2000 से RE की वैल्यू अगर कम है तो लैमिनार फ्लो चलता रहेगा, अगर RE की वैल्यू 4000 से ज्यादा हो जाती है तब टर्बुलेंस हमें देखने को मिलेगा। सो कुल मिला के टर्बुलेंस कौन डिसाइड करता है? रेनॉल्ड्स नंबर टर्बुलेंस डिसाइड करता है, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे सवाल पे। सवाल पे एक तरफ है एक मॉडल प्लेन का एक मॉडल और दूसरी तरफ है एक एक्चुअल एयरप्लेन, ठीक है। सो नॉर्मली क्या होता है कि जो प्लेन का जो मॉडल है बहुत बार उसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है, ठीक है। तो अगर जो मॉडल प्लेन है उसकी अगर लेंथ कम होगी तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, अगर उसकी लेंथ कम होगी तो उसका रेनॉल्ड नंबर भी कम होगा, ठीक है। एज्यूमिंग कि मॉडल प्लेन का जो लेंथ है वो कम है तो उसका जो रेनॉल्ड नंबर होगा वो भी कम होगा। अगर रेनॉल्ड नंबर उसका कम होगा तो इसका मतलब क्या है? रेनॉल्ड नंबर कम है, अब इसको टर्बुलेंस को रीच करने के लिए V की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, राइट। सो टू रीच टर्बुलेंस, अब टर्बुलेंस
रीच करने के लिए रेनॉल्ड्स नंबर को बढ़ाना होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि एल की वैल्यू तो कम है, तो अगर हम वी की वैल्यू को बढ़ा दें, टू रीच टर्ब्यूलेंस वी मस्ट बी हाई। सो V की वैल्यू जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, राइट। तो मतलब एक मॉडल प्लेन में टर्ब्यूलेंस अकर्स एट अ ग्रेटर स्पीड, सो ग्रेटर इज द करेक्ट आंसर। ग्रेटर स्पीड पे होगी टर्ब्यूलेंस, क्योंकि वहां पर टर्ब्यूलेंस रीच करने के लिए रेनॉल्ड्स नंबर को बढ़ाना होगा, रेनॉल्ड्स नंबर को बढ़ाने के लिए स्पीड को बढ़ाना होगा, ठीक है। दूसरी तरफ जब हम एक्चुअल एयरप्लेन की बात करें तो एल की वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा है, जिसकी वजह से रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है वो भी ऑलरेडी ज्यादा है। सो देयरफॉर एट मॉडरेट स्पीड की वैल्यू बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है, जब v की वैल्यू मॉडरेट है, बहुत ज्यादा है भी नहीं, तभी ही जो है टर्ब्यूलेंस कैन बी रीच्ड, राइट। तो बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ये पूरी तरह से रेनॉल्ड्स नंबर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। तो रेनॉल्ड्स नंबर पे आई होप आपको समझ में आ गया है कि मॉडल प्लेन में एल की वैल्यू कम होती है तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कम है। अब अगर इसको टर्ब्यूलेंस रीच करना है तो वी की वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए इसको ज्यादा स्पीड लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ एक्चुअल एयरप्लेन में लेंथ की वैल्यू ज्यादा है, जिसकी वजह से रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा है, तो मॉडरेट स्पीड में भी जो है वो टर्ब्यूलेंस को रीच कर सकता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है कई सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड मजेदार क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे पार्ट ए, जहां पूछा गया है एक्सप्लेन व्हाई टू कीप अ पीस ऑफ पेपर हॉरिजॉन्टल यू शुड ब्लो ओवर इट नॉट अंडर इट। तो मान लो कि हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है, अगर हम चाहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल रहे, ये ऐसे ही स्ट्रेट रहे, तो हमें इसके ऊपर ब्लो करना है, इस तरीके से ऊपर ब्लो करना है। ऐसा क्यों? देखो, जब हम इसके ऊपर ब्लो करते हैं तो क्या होता है, इस पेपर के ऊपर वाले रीजन में जो है एयर का स्पीड बढ़ जाता है, राइट, क्योंकि हम ब्लो कर रहे हैं तो एयर की स्पीड बढ़ जाती है। बर्नौलीज प्रिंसिपल से हमें पता है कि जहां पर एयर की स्पीड ज्यादा होती है वहां पर प्रेशर कम होता है, ठीक है। अब इस पेपर के नीचे जो है एयर कंपैरेटिवली स्टिल है, वहां पर एयर मूविंग नहीं है, तो जिसकी वजह से एयर की स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा है। तो इसका मतलब इस पेपर के ऊपर प्रेशर कम है, नीचे प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेशर कम प्रेशर, जिसकी वजह से इस पेपर पे ऊपर की तरफ एक प्रेशर एक्सर्ट होगा, जिसकी वजह से ये हॉरिजॉन्टली स्टे करेगा। दूसरी तरफ अगर मान लो हम इस पेपर के नीचे ब्लो करते हैं तब क्या होगा, चलो देखें। अगर हम नीचे ब्लो करते हैं तो एयर का स्पीड नीचे ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एयर का प्रेशर नीचे कम होता है। ऊपर कंपैरेटिवली प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इस पेपर पे एक डाउनवर्ड पुश एक्सर्ट होता है, और जिसकी वजह से पेपर नीचे की तरफ जाता है और ये हॉरिजॉन्टल नहीं रहता है। तो चलो अब इसी क्वेश्चन का पार्ट बी देखते हैं, जहां पर बोला जा रहा है कि व्हेन वी ट्राई टू क्लोज अ वाटर टैप विथ आवर फिंगर्स। ध्यान से देखना, एक मान लो कि एक नल है जिसमें से पानी निकल रहा है, ठीक है। अब उस नल को बंद करने की बजाय हम उसके माउथ पे अपने फिंगर्स से पानी को रोकने की अगर कोशिश करते हैं तो क्या होता है, वी नोटिस दैट द फास्ट जेट्स ऑफ वाटर गश थ्रू द ओपनिंग्स बिटवीन आवर फिंगर्स। क्या आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है? नहीं भी किया है तो इसको तुरंत अपने घर पे जहां पर भी बेसिन में नल है उसमें से पानी आने दो, और उसके बाद अपने फिंगर से उस पानी को रोकने की कोशिश करो। आप क्या देखोगे कि फिंगर्स के बीच में गैप से खूब तेजी से वो पानी निकल के आने लगेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसका रीजन बताता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताता है कि A इंटू वी इज कॉन्स्टेंट, यानी कि एरिया इंटू स्पीड इज कॉन्स्टेंट। तो जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा वहां पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो जाएगा वहां पर वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ फ्लो है वो कॉन्स्टेंट ही रहना चाहिए, राइट। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में मैंने पिछले एक प्रॉब्लम में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस किया था, तो यहाँ पर उतनी डिटेल पे नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर बस इतना समझो कि जैसे ही हम अपने फिंगर से उस टैप को बंद करने की कोशिश करते हैं, तो पहले मान लो कि टैप जब हम इसको बंद नहीं कर रहे थे तो मान लो टैप की ओपनिंग इतनी बड़ी थी जिसमें से पानी निकल के आ रहा था कंफर्टेबली विथ अ मॉडरेट स्पीड। अब जब हम इसको अपने फिंगर से क्लोज कर देते हैं तो क्या हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी कम हो जा रहा है,
राइट लेकिन रेट ऑफ फ्लो उतना ही रहना है, इसीलिए क्या होगा, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया, ए कम हो गया, तो किसको बढ़ना पड़ेगा, वेलोसिटी को बढ़ना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए वाटर की जो स्पीड है वो काफी अधिक हो जाती है ताकि ए इंटू वी जो है वो कांस्टेंट रह सके। तो यही कारण है कि जब हम अपने फिंगर्स से टैप को क्लोज करने की कोशिश करते हैं तो फिंगर्स के बीच के ओपनिंग से खूब तेजी से पानी निकल के आता है। तो चलो देख लेते हैं अब इसी क्वेश्चन के पार्ट सी। द साइज ऑफ अ नीडल ऑफ अ सिरिंज कंट्रोल्स फ्लो रेट बेटर देन द थंब प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ डॉक्टर व्हाइल एडमिनिस्ट्रिंग एन इंजेक्शन। जब कभी आपने देखा होगा बच्चों को वैक्सीन लगती है, बड़े होने के बाद भी अगर कभी हमारी तबीयत वगैरह खराब होती है जिसकी वजह से हमें इंजेक्शन लेना पड़ता है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि एक सिरिंज होती है जिसमें पतली सी नीडल होती है और इंजेक्शन डालते दौरान डॉक्टर अपने थंब से उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो फ्लो रेट है, मतलब उस सिरिंज के अंदर जो भी सामान है उसका जो फ्लो रेट है वो कितनी तेजी से हमारे बॉडी के अंदर फ्लो करेगा, वो फ्लो रेट जो है वो नीडल के साइज पे ज्यादा डिपेंड करता है कंपेयर टू द थंब प्रेशर एक्सर्टेड बाय द डॉक्टर। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो जो फ्लो रेट है वो थंब प्रेशर पे भी डिपेंड करता है और वो नीडल के रेडियस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन नीडल के रेडियस पर डिपेंडेंसी जो है वो ज्यादा है। मतलब आप ऐसा कह सकते हो कि फ्लो रेट जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4, जहां पर r इज द रेडियस ऑफ द नीडल। मतलब अगर नीडल का रेडियस को हमने डबल कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो फ्लो रेट जो है वो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 4 टाइम्स, यानी कि 16 टाइम्स हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब नीडल के रेडियस को अगर हमने क्या कर दिया, हमने 2 टाइम्स कर दिया, तो जो फ्लो रेट है वो हो जाएगा 16 टाइम्स। दूसरी तरफ ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्लो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थंब प्रेशर से, यानी कि थंब प्रेशर को अगर हमने डबल कर दिया तो फ्लो रेट भी डबल होगा। तो अब आप खुद ही दोनों को कंपेयर करके देखो कि फ्लो रेट जो है वो नीडल के रेडियस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कंपेयर टू दैट ऑफ द थंब प्रेशर। इनफैक्ट इसी कॉन्सेप्ट पर एक लॉ भी है जिसे कहा जाता है पॉइजन्स लॉ, लेकिन चूंकि ये लॉ आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में अब मेंशन्ड नहीं है, इसीलिए इवन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट बेसिकली देयर इज दिस लॉ जिसके मैथमेटिकल फॉर्मूला से ही हमें ये बात पता चलती है कि जो फ्लो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 4 एंड द फ्लो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थंब प्रेशर p। पार्ट डी इसी क्वेश्चन का, अ फ्लूइड फ्लोइंग आउट ऑफ अ स्मॉल होल इन अ वेसल रिजल्ट्स इन अ बैकवर्ड थ्रस्ट ऑन द वेसल। ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखो, एक वेसल है उसमें एक छोटा सा छेद है जिसमें से फ्लूइड बाहर निकल के आ रही है, ठीक है। अब जब ये फ्लूइड बाहर निकल के आ रही है तो क्या हो रहा है, ये जो वेसल है ये कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जिसकी वजह से इट इज पुशिंग द फ्लूइड फॉरवर्ड, राइट। तो इसका मतलब जब ये फ्लूइड इस होल से बाहर आ रही है ये कुछ मोमेंटम कैरी कर रही है अपने साथ एज इट शूट्स आउट। अब भाई न्यूटन का थर्ड लॉ तो हर जगह एप्लीकेबल है। अब अगर ये वेसल जो है इस फ्लूइड को फॉरवर्ड की तरफ पुश कर रही है तो ये जो फ्लूइड है ये भी इस वेसल को पुश करेगी इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और ये जो पुश है इसका बैकवर्ड डायरेक्शन में वही है बैकवर्ड थ्रस्ट या फिर रिकॉइल थ्रस्ट। तो चलो अब देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट ई, जिसमें कहा जा रहा है spinning cricket ball does not follow a parabolic trajectory। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं कि भाई एक पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी हमें कब मिलता है। मान लो हमारे पास एक बॉल है, इसको हमने एक इनिशियल वेलोसिटी दी और उसके बाद बॉल जो है एक बार लॉन्च हो जाने के बाद इट मूव्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो हम क्या देखते हैं कि ये एक परफेक्ट पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी शो करता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एक स्पिनिंग बॉल की, यानी कि ये जो बॉल है ये सिर्फ मूव ही नहीं कर रहा है बल्कि इसके साथ साथ स्पिन भी कर रहा है, जिसकी वजह से बॉल के ऊपर जो एयर है उसकी वेलोसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है कंपेयर टू द वेलोसिटी ऑफ एयर बिलो द बॉल। तो अब क्या हो रहा है, बॉल के ऊपर जो एयर है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे जो एयर है उसकी वेलोसिटी कम है। डिफरेंस इन वेलोसिटी की वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस हो रहा है। अब जिस एयर की वेलोसिटी ज्यादा है वहां पर प्रेशर कम है, जहां वेलोसिटी कम है वहां प्रेशर ज्यादा है। तो मतलब बॉल के ऊपर लो प्रेशर है, बॉल के नीचे हाई प्रेशर है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इस बॉल पे।
समझ रहे हो? तो इसका मतलब जब एक परफेक्ट पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी हमें चाहिए होती है, उस टाइम पर बॉल को मूव करना होता है ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। बट इस केस में, इस स्पिनिंग बॉल के केस में, ग्रेविटी के अलावा भी एक नेट अपवर्ड फोर्स इस पे एक्ट करता है। इनफैक्ट इस नेट अपवर्ड फोर्स को हम कहते हैं डायनेमिक लिफ्ट। इनफैक्ट इस इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नस इफेक्ट। और इसी एक्स्ट्रा एडिशनल अपवर्ड फोर्स की वजह से ही हमें स्पिनिंग बॉल के केस में एक परफेक्ट पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी देखने को नहीं मिलती है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पर है एक लड़की जिसने पहन रखी है हाई हील्स। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अ 50 kg गर्ल वेयरिंग हाई हील शूज बैलेंसेस ऑन अ सिंगल हिल। तो एक ही हील पर वो अपने आप को यूं बैलेंस करती हुई खड़ी है। द हील इज सर्कुलर विथ अ डायमीटर ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब ये जो हील है ये सर्कुलर है, मतलब इसके नीचे का जो क्रॉस सेक्शन है, इसको अगर हम थोड़ा जूम करके देखें तो नीचे का क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर है। ठीक है भाई। व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हील ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। अब ये जो हील है ये इस सरफेस पर कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, राइट। अब वो देखो, वो अपना पूरा वजन जो है वो एक हील पर लगा रखी है। ठीक है। अच्छा, हमें क्या पता है? हमें पता है कि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। बेसिक सी चीज हमें पता ही है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। फोर्स क्या होगा? अब बताओ यहाँ पर क्या फोर्स एक्ट करेगा? नीचे की तरफ इस बंदी का जो पूरा मास है, कितना है मास? 50 kg मास है। तो इस 50 kg मास की वजह से देयर विल बी mg विच विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड। ग्रेविटी के वजह से mg नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो यानी कि फोर्स हम लिख सकते हैं mg डिवाइडेड बाय एरिया। क्या? किस चीज का एरिया? वो जो हील है जो उस सरफेस के कांटेक्ट में है, उस हील का एरिया, यानी कि इस सर्कल का एरिया। तो इस सर्कल का एरिया निकालने के लिए सर्कल का रेडियस हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो m की वैल्यू कितनी है? 50 kgs। g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पाई होता है 3.14। रेडियस यहाँ पर जो है दिया हुआ है डायामीटर, राइट। तो रेडियस क्या हो जाता है? डायामीटर का आधा, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। यार सेंटीमीटर के चक्कर रखने क्यों है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10 to the power -2 मीटर। तो भाई यहाँ पर कर दो 0.5 इंटू 10 to the power -2 का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 6.24 इंटू 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट मिस नहीं कर सकते हैं डालना। प्रेशर की यूनिट है तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो भाई इतना ही सिंपल सा सवाल था। सो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये इतना आसान क्वेश्चन कैसे हो सकता है, राइट। इसमें तो कुछ था ही नहीं। सो ये तो हमारे बचपन के प्रेशर के बेसिक, सबसे बेसिक फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन था। बट यू सी, क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आप क्वेश्चन को समझो, अच्छे से इंटरप्रेट करो और फिर रिलेट करो कि यार ये कौन से कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए एटलीस्ट किसी को भी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत तो नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा। बट फिर भी अगर लेना हो तो ले लो। तो चलो देखते हैं एक मजेदार क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन बेस्ड है टॉरिसेलीज बैरोमीटर के ऊपर। ठीक है। टॉरिसेलीज बैरोमीटर यूज्ड मरकरी, भाई ये तो हम सभी को पता है। तो ये जो छोटा सा सेटअप है ना, ये हमारे टॉरिसेलीज बैरोमीटर का सेटअप है, जहां पर कौन सी लिक्विड यूज की गई थी? मरकरी यूज की गई थी, Hg यूज की गई थी। ठीक है। पास्कल डुप्लीकेटेड इट यूजिंग फ्रेंच वाइन ऑफ डेंसिटी 984 kg पर मीटर क्यूब। तो ये जो हमारा सेटअप है, ये सेटअप है टॉरिसेली का, और मान लेते हैं कि ये जो हमारा सेटअप है ये पास्कल का सेटअप है। अब पास्कल ने क्या यूज किया? पास्कल ने यूज किया फ्रेंच वाइन। मतलब दोनों ने दो डिफरेंट लिक्विड्स यूज किए। ठीक है। क्योंकि दोनों डिफरेंट लिक्विड्स हैं तो जाहिर सी बात है कि यार मरकरी और फ्रेंच वाइन दोनों की जो है
डेंसिटीज अलग अलग होंगी एग्जैक्टली ठीक। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं टॉरिसेलीज बैरोमीटर की तरफ। तो हमने ये देखा टॉरिसेलीज बैरोमीटर में क्या देखा गया कि मरकरी कितना लिया गया था, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, राइट। यहाँ पर जो मरकरी के कॉलम का जो हाइट था वो कितना था, 76 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इस सेटअप की अगर मैं बात करूं, टॉरिसेलीज सेटअप की अगर मैं बात करूं, तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे, H रो जी, राइट। जहां पर ये हाइट कितनी थी, ये हाइट थी 76 सेंटीमीटर। सब कुछ हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 76 इंटू 10⁻⁻² इंटू रो बोले तो किसका रो इज डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, मरकरी की डेंसिटी। मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है, 13.6 10⁻³ इंटू जी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज 9.8, ठीक है। तो यहां पर जो प्रेशर हमारा निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। अब पास्कल ने जो किया एग्जैक्टली उसी सेटअप को डुप्लीकेट किया, उसी को कॉपी किया, सिर्फ क्या बदल दिया, वो सब्सटेंस लिक्विड बदल दिया। पहले मरकरी, टॉरिसेली का में मरकरी था, इसने फ्रेंच वाइन डाल दिया, ठीक है। तो यहां पर जो है प्रेशर की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर भी H रो जी से ही निकलेगा, बट यहां की जो ये H है ना, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है, राइट। पूछा गया है ना, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम फॉर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो अगर हमें नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, ऐसे ही तो निकालते हैं H रो जी से, तो यहां पर भी वैसे ही निकालेंगे। तो ये H हमें पता नहीं है तो H ही छोड़ देंगे। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्रेंच वाइन, जो कि दी हुई है 984 kg/m³, और जी हम सबको पता ही है कि भाई 9.8 होता है, ठीक है। अब भाई सेटअप चाहे पास्कल का हो या फिर सेटअप टॉरिसेली का हो, बट इवेंचुअली जो प्रेशर की वैल्यू निकल रही है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू निकल रही है, वो वैल्यू तो बराबर ही होगी, है कि नहीं, वो वैल्यू तो बराबर ही होगी। तो यानी कि यहां से भी जो वैल्यू निकल रही है वो पी की वैल्यू है, यहां से भी जो वैल्यू निकल रही है वो पी की ही तो वैल्यू है। तो हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर सकते हैं, तो कर देते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं H इंटू 984 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 76 इंटू 10⁻⁻² इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8। अब 9.8 तो इधर कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं H की वैल्यू आ जाएगी 76 इंटू 13.6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 984। तो इस तरीके से H की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये जो 10.5 मीटर है, ये क्या है, ये वाइन कॉलम की हाइट है, ठीक है। बात समझ में आई, राइट। छोटा सा सिंपल सा कैलकुलेशन था, बट इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि यार यहाँ से जो प्रेशर निकलेगी और वहां से जो प्रेशर निकलेगी वो दोनों ही प्रेशर देगी तो वही सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ही वैल्यू, राइट। तो इसीलिए इनको इक्वेट करना था। एक और छोटी सी चीज, जैसे बहुत बार क्या होता है कि आप अप्रोच तो सही जाते हो, अब जैसे रो की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ मेंशन नहीं है, बट जनरली इस तरह की वैल्यूज आपके क्वेश्चन में गिवन होती है, जो भी कांस्टेंट वैल्यूज होती है कि भाई डेंसिटी ऑफ मरकरी वगैरह आपके क्वेश्चन में दी होती है। और इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना, प्रैक्टिस कर लेते हो ना, कुछ वैल्यूज तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं, ठीक है। तो भाई यही खत्म होता है ये वाला क्वेश्चन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी हो तो ले लो। तो चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन कह रहा है, a vertical offshore structure is built to withstand a maximum stress of 10⁹ pascals. ठीक है, is the structure suitable for putting up on top of an oil well in the ocean? इंटरेस्टिंग। तो यहां पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है जो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना झेल सकता है, 10⁹ पास्कल। हमें यह बताना है कि क्या हम इस स्ट्रक्चर को इस ओशन के ऑयल वेल के ऊपर इसको बना सकते हैं, इसको रख सकते हैं, राइट। टेक द डेप्थ ऑफ द ओशन टू बी रफली 3 किलोमीटर्स एंड इग्नोर ओशन करंट्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि किस बेसिस पे हम बताएंगे कि क्या हम इस स्ट्रक्चर को रख सकते हैं या नहीं। अब सोच के देखो, इस स्ट्रक्चर को एक तरीके से हम किसके ऊपर बनाने वाले हैं, ओशन के ऊपर, राइट। तो समुद्र का जो पानी है, दैट पानी विल ऑल्सो एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन दिस स्ट्रक्चर, समझ रहे हो, राइट। क्योंकि समुद्र का जो पानी है उसके डेप्थ को हम एज्यूम कर रहे हैं 3 किलोमीटर,
राइट। तो अब समुंदर का जो ये पानी है, दिस विल एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन दिस स्ट्रक्चर। अगर वो प्रेशर जो है, जितना मैक्सिमम प्रेशर ये झेल सकता है उससे कम है, तब तो हम ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है तो ये झेल ही नहीं पाएगा। ये 10⁹ पास्कल तक ही झेल सकता है। अगर उससे ज्यादा प्रेशर समुद्र के पानी ने इस पे एक्सर्ट कर दिया तो क्या होगा? ये तो खत्म, ये झेल ही नहीं पाएगा, तो ये टूट जाएगा, राइट। तो यानी कि यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना प्रेशर सी वाटर जो है वो एक्सर्ट करेगा ऑन दिस स्ट्रक्चर। प्रेशर कैसे निकालते हैं हम लोग? H रो G से, राइट। तो H रो और G, इन तीनों चीजों की वैल्यू हमारे इस क्वेश्चन में गिवन है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं और फटाफट से आंसर देखते हैं। तो चलो भाई, क्वेश्चन तो अब समझ में आ ही गया है, अब करते हैं फटाफट से सॉल्व। जैसा कि हमने देखा कि मान लो कि ये सी वाटर है और सी वाटर के ऊपर ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। अब हमें ये देखना है कि कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा सी वाटर इस स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो हम सबसे पहले फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय सी वाटर ऑन द स्ट्रक्चर। कैसे निकालेंगे हम? प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा, आप खुद सोचो। वही अपना सिंपल सा सेटअप सोचो। यहां पर लिक्विड है, सी वाटर है, वो इस कॉलम पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा? P इज इक्वल टू H रो G। सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा फंडा हमारा, है ना। तो H की वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी? यहां पे दिया हुआ है कि टेक द डेप्थ ऑफ द ओशन टू बी रफली 3 किलोमीटर। तो ओशन की डेप्थ जितनी है उतनी ही तो हाइट है, राइट। सरफेस से उतनी ही हाइट पर है वो। तो H की वैल्यू कितनी हो गई? 3 किलोमीटर, right? So this is the value of H. So 3 into 10 to the power 3 meters. डेंसिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? पानी की बात हो रही है। सो पानी की डेंसिटी लेंगे हम। सो पानी की डेंसिटी हो जाएगी 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब, राइट। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। इसको इसीलिए लिख दिया बिकॉज ये वाली वैल्यू आप देखोगे इस चैप्टर में बहुत जगह काम आएगी, ठीक है। तो रो की वैल्यू आ गई और जी की वैल्यू तो हमें पता ही है 9.8। तो जो प्रेशर एक्सर्टेड है वो कितनी है? वो है 29.4 इंटू 10 to the power 6 पास्कल। मैंने अभी अभी क्या बोला था कि अगर ये पानी इस पे जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो अगर मैक्सिमम स्ट्रेस से कम है, मतलब ये टावर, ये स्ट्रक्चर जितना मैक्सिमम स्ट्रेस विथस्टैंड कर सकता है, वो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है? 10 to the power 9 पास्कल। तो क्या ये उससे छोटा है? 29.4 इंटू 10 to the power 6 है, ये 10 to the power 6 में है और वो 10 to the power 9 है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये कितना स्ट्रेस झेल सकता है? 10 to the power 9 पास्कल तक वो झेल सकता है। और यहाँ पे तो ये 10 to the power 6 ही लगा रहा है, राइट। तो इसका मतलब देयरफॉर P की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन द मैक्सिमम स्ट्रेस। और मैक्सिमम स्ट्रेस कितना है? ये है 10 to the power 9 पास्कल, ठीक है। तो जितना प्रेशर सी वाटर इस पे एक्सर्ट कर रहा है वो जितना प्रेशर ये टावर हैंडल कर सकता है उससे कम है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? इज द स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर पुटिंग अप? यस, ऑफ कोर्स, यस। तो हम कह सकते हैं यस द स्ट्रक्चर इज सुटेबल। अब पूरा सेंटेंस मैंने नहीं लिखा, बट अगर आप अपने एग्जामिनेशन के आंसर शीट पे लिख रहे हो देन यू शुड राइट यस द स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर पुटिंग अप ऑन टॉप ऑफ एन ऑयल वेल इन द ओशन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था बट कॉन्सेप्चुअल था, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर जो है इट वाज नॉट अ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। प्रेशर तो आपने डायरेक्ट फार्मूला से निकाल लिया, बट आपको इसको रिलेट करना था कि यार ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ये प्रेशर जो मैक्सिमम ये झेल सकता है उससे कम है या ज्यादा है। बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू फाइंड द फाइनल आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कैलकुलेशन के साथ साथ। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कहता है अ हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट कार्स विथ अ मैक्सिमम मास ऑफ 3000 kgs, ठीक है। तो ये आप देख ही पा रहे हो, हमारा एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है ये, जिसके अंदर हम कार्स को लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक लिमिट है, मैक्सिमम 3000 kgs,
ठीक है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन कैरिंग द लोड इज 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े ध्यान से देखो, जिस तरफ कार को हम लोड कर रहे हैं उस तरफ के पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो दिया हुआ है 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। What maximum pressure would the smaller piston have to bear? तो अगर हम इस हाइड्रोलिक लिफ्ट के स्ट्रक्चर को देखें तो एक तरफ हमारा स्मॉलर पिस्टन है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, दूसरे तरफ जो पिस्टन है वो बड़ा है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है। ठीक है, तो अब देखो इस तरफ अगर हम स्मॉलर पिस्टन की बात करें, उस तरफ अगर हम लोग एक फोर्स अप्लाई करते हैं, राइट, सो फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। अब यही प्रेशर जो है कहां पर जाएगा, यही प्रेशर जो है ट्रांसमिट हो जाएगा हमारे लार्जर पिस्टन की तरफ, राइट, और उसी प्रेशर से जो है इसको वो पुश मिलेगा जिससे वो कार को लिफ्ट करेगा। सिमिलरली उस तरफ बिगर पिस्टन के साइड पे जो भी प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वही प्रेशर किसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, स्मॉलर पिस्टन को, राइट। तो इसका मतलब यहां पर अगर हम लोग वो प्रेशर कैलकुलेट कर लें जो हमारा बिगर पिस्टन एग्जर्ट कर रहा है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो अगर किसी तरीके से हम फोर्स पर यूनिट एरिया कैलकुलेट कर ले जो बड़ा वाला पिस्टन एग्जर्ट कर रहा है, देन दैट एक्चुअली इज द मैक्सिमम प्रेशर दैट द स्मॉलर पिस्टन हैज टू बेयर। अब भाई जब क्वेश्चन को विजुअलाइज कर लिया है, समझ ही लिए हैं कि कैसे सॉल्व करना है, तो बस बचा क्या है, कुछ खास नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन, है ना। तो हमने ये देख ही लिया है कि यार ये चूंकि पिस्टन है तो क्या होगा, अगर इधर फोर्स डालेंगे, हम लोग फोर्स लगाएंगे यहाँ पर, तो भले ही ये छोटा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट इधर जितना प्रेशर लगेगा वही प्रेशर इसको भी ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। सिमिलरली यहाँ से जितना प्रेशर लगेगा वही प्रेशर इसको भी झेलना पड़ेगा, राइट। ये बात तो हम समझ चुके हैं। तो अभी हमें निकालना ये है कि भाई अगर ये वाला ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला साइड जो है, अगर ये मैक्सिमम ये 3000 kg उठा सकता है, इस तरफ जो कार है उसका मैक्सिमम वजन कितना हो सकता है, 3000 kg। अब हमें यह बताना है कि यार अगर ये मैक्सिमम 3000 kg उठा सकता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये मैक्सिमम प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। फोर्स क्या हो जाएगा यार, अगर मान लो कि मैक्सिमम ही उठा लिया है, 3000 kg जो मैक्सिमम ये उठा सकता था उतना ही उठा लिया है, तो कितना नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, mg, यही तो फोर्स लगेगा, राइट। सो फोर्स की जगह हम लिख सकते हैं mg अपॉन एरिया। ये एरिया क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट। सो लेट अस से A1, लेट अस से ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस इज A1 और ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दिस इज A2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मैक्सिमम प्रेशर ये एग्जर्ट करेगा वही मैक्सिमम प्रेशर जो है वो इस छोटे वाले साइड को बेयर करना पड़ेगा। और क्वेश्चन वही पूछा था कि व्हाट मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन हैव टू बेयर, राइट। तो इस प्रेशर की वैल्यू निकालो। सो मास मैक्सिमम कितना है, 3000, जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया कितना है, उस बड़े वाले पिस्टन का एरिया दिया हुआ है, कितना है, 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान देना है सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 10⁻⁻4 मल्टीप्लाई करना है, नहीं तो आंसर्स आ जाएंगे उल्टे पुल्टे। तो फिर हमें क्या मिला, प्रेशर जो मैक्सिमम प्रेशर वो एग्जर्ट करेगा दैट इज 6.92 इंटू 10⁵ पास्कल। इसका मतलब जो मैक्सिमम प्रेशर इस छोटे वाले पिस्टन को बेयर करना पड़ेगा वो भी कितना होगा, वो भी इतना ही तो होगा, 6.92 इंटू 10⁵ पास्कल्स। तो चलो अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा फोकस के साथ, थोड़ा ध्यान से सुनने की, समझने की जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A U-tube contains water and methylated spirit separated by mercury, ठीक है। एक U-shaped ट्यूब है, यूट्यूब पर देख रहे हो U ट्यूब के बारे में, है ना। तो एक U शेप का ट्यूब है जिसके अंदर 3 चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं, वाटर, मिथाइलेटेड स्पिरिट, सेपरेटेड बाय मरकरी। तो देखो ये है वाटर, तो यहां पर है वाटर, यहां पर है स्पिरिट, और ये दोनों किससे सेपरेटेड है, ये दोनों सेपरेटेड है मरकरी से। मरकरी को शॉर्ट फॉर्म में Hg लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप है। द मरकरी कॉलम्स इन द 2 आर्म्स आर इन लेवल,
ठीक है। मरकरी कॉलम्स दोनों आर्म में लेवल पे है, मतलब इस वाले आर्म पे मरकरी कॉलम यहाँ पर है, लेट अस से पॉइंट P1, इस वाले आर्म में मरकरी लेवल यहाँ पर है, P की जगह ना B लिख देते हैं क्योंकि P हम प्रेशर के लिए भी यूज करते हैं ना। सो मरकरी कॉलम यहाँ पर B1 पे है, यहाँ पर B2 पे है, बट क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों जो है ना ये सेम लेवल पे है, ठीक है। यानी कि प्रेशर एट पॉइंट B1 इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट B2। मरकरी की बात हो रही है तो मरकरी का लेवल जो है ये बराबर है विथ 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन वन आर्म एंड 12.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट इन द अदर आर्म। मतलब वाटर की जो ये हाइट है ये कितनी है, ये है 10 सेंटीमीटर, और स्पिरिट के कॉलम में जो इसकी ये हाइट है दैट इज 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन अब समझ में आया होगा, है ना। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी, इस शब्द का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी मतलब क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब स्पिरिट की डेंसिटी विथ रेस्पेक्ट टू वाटर की डेंसिटी, ठीक है। ये हमको कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डेंसिटी ऑफ स्पिरिट निकालने की जरूरत है। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर क्या पता है कि यार मरकरी का जो लेवल है ना इस पॉइंट पर B1 पे और B2 पे ये बराबर है, ये हमारा की पॉइंट है। तो ये हमारा की पॉइंट है, इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो बोलने का मतलब है कि प्रेशर एट B1 इज इक्वल टू प्रेशर एट B2। थोड़ा और प्रिसाइजली बोला जाए तो प्रेशर ऑफ मरकरी एट B1 एंड प्रेशर ऑफ मरकरी एट B2 ये बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि दे आर इन लेवल। इन लेवल मतलब वो लोग सेम लेवल पे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले B1 पॉइंट पर मरकरी का प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर ऑफ मरकरी एट B1 क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस वाले पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है ना, तो इस वाले पॉइंट पर जो प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस इस डेप्थ की वजह से जो प्रेशर है, इस डेप्थ की वजह से कितना प्रेशर होगा, H rho G, राइट। सो H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 into 10 to the power -2 मीटर। H हो गया इंटू रो किसकी, डेंसिटी किसकी, रो ऑफ वाटर, क्योंकि यहां पर तो वाटर ही है, सो रो इंटू G। तो ये हो जाएगा प्रेशर एट पॉइंट B1, क्योंकि पॉइंट B1 पे जो प्रेशर है वो किसकी वजह से है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P एटमॉस्फेयर, प्लस ये वाटर के लेवल की वजह से जितना प्रेशर है विच इज H rho G, ठीक है। दिस इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट B2 पे जो प्रेशर है वो किसकी वजह से है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से है, और जितना प्रेशर ये 12.5 सेंटीमीटर कॉलम स्पिरिट की वजह से है, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H की जगह लिख देंगे 12.5 इंटू 10 to the power -2 इंटू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट इंटू G, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब P एटमॉस्फेयर और P एटमॉस्फेयर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, अब देखो यहाँ पे भी G और G कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास बचा क्या, 10 into 10 to the power -2 दैट इज 10 to the power -1 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, मैंने कितना बोला था डेंसिटी ऑफ वाटर, 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। सो इतना हो गया, दिस इज इक्वल टू 12.5 इंटू 10 to the power -2 इंटू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। तो यहां से हम लोग डेंसिटी ऑफ स्पिरिट निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 10 to the power 2 डिवाइडेड बाई 12.5 इंटू 10 to the power -2। तो डेंसिटी ऑफ स्पिरिट कितनी निकल के आ गई, 800 kg पर मीटर क्यूब। बट क्या ये आंसर है, आंसर नहीं है, क्योंकि आंसर में पूछा गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इन दोनों वर्ड्स का मतलब समझना बहुत जरूरी है। दिस डेंसिटी मतलब स्पिरिट की डेंसिटी कितनी है, वो है 800 kg पर मीटर क्यूब। जैसे ही हम रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं, सो जैसे ही बात आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, स्पेसिफिक शब्द से ही पता चलता है कि इट इज वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, कि उस सब्सटेंस की कितनी है डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है रिलेटिव
डेंसिटी। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी किसकी हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है? स्पिरिट की। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट कितनी हो जाएगी? जितनी स्पिरिट की डेंसिटी है डिवाइडेड बाय जितनी डेंसिटी वाटर की है। एग्जैक्टली तो स्पिरिट की डेंसिटी तो अभी अभी हमने निकाली है 800, वाटर की डेंसिटी मैंने क्या बताई थी? 10 टू द पावर 3। एग्जैक्टली सो 10 टू द पावर 3 को हम 1000 लिख सकते हैं। तो ये 2 0 कट गए तो ये हो गया 0.8। चूंकि ये रिलेटिव डेंसिटी है तो इसीलिए इसमें यूनिट नहीं है, क्योंकि दोनों डेंसिटीज का रेशियो है ये। तो आंसर कितना आ गया? 0.8 एंड दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं ये नहीं कहूंगी कि आसान था, थोड़ा मॉडरेट था, थोड़ा ट्रिकी था, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। सबसे पहले तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने शुरुआत में लगाया है वो कॉन्सेप्ट को ही पकड़ पाना बहुत आसान नहीं है। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन 2-4 सॉल्व करोगे तब आपको धीरे धीरे वो नैक आएगा कि यार इस क्वेश्चन को किस साइड से अप्रोच करें या किस कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करें, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए इसकी एक डायग्राम बनाओ। स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन में जो बोला गया है वो इस डायग्राम में लिखते चले जाओ, ताकि डायग्राम ही आपको ना ये इंडिकेशन दे दे कि यार ये देखो ना, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर जो है वो बराबर है, बिकॉज ये दोनों सेम लेवल पर है। नाउ दैट वाज द की टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो जैसे ही ये पता चल गया तो हमने यहाँ से डेंसिटी निकाल ली। काफ़ी बच्चे ये गलती कर सकते हैं कि यार ये डेंसिटी तो निकाल ली बट उसके बाद समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी, ये भी बहुत से बच्चे मिस कर जाते हैं। रिलेटिव डेंसिटी नॉर्मल एब्सोल्यूट डेंसिटी से कैसे डिफरेंट है ये भी बहुत से बच्चे मिस करते हैं, बट चूंकि मैं सब कुछ अलग से आपको मेंशन कर दे रही हूँ सो आप इसमें से कुछ भी मिस नहीं करोगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। चलो कमेंट्स में लिख के बताओ यार अभी तक कैसे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कितना कर पा रहे हो, कितने में आप फंस रहे हो। और बाकी अगर कोई भी डाउट है तो जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट सॉल्व करते दौरान भी अगर कहीं पे आपको लग रहा है कि यार मैंने तो सही किया है बट मेरा आंसर नहीं आ रहा है या फिर मैं फंस रहा हूं, तो अपने सॉल्यूशन की फोटो खींचकर भी आप हमारे आस्क क्वेश्चन सेक्शन में अपलोड कर सकते हो और अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो भाई इसी के साथ स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, फिर फटाफट से आगे बढ़ेंगे। तो चलो अब देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस क्वेश्चन विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इस लेसन में टोटल 20 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस काफी एक्सप्लेनेशन वाले हैं, तो एज अ रिजल्ट अगर सारे एक में डाल दूंगी तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस वीडियो में ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगले में हम 11 से लेकर 20 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो फिलहाल देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि हमारे पिछले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड स्पिरिट ईच आर फर्दर poured into the respective arms of the tube, what is the difference in the levels of mercury in the two arms? Now that's interesting. पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि भाई इधर वाटर था, ये वाला ये देखा था हमने पिछले क्वेश्चन में कि इधर 10 सेंटीमीटर वाटर का कॉलम था, इस साइड 12.5 सेंटीमीटर स्पिरिट का कॉलम था। ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था और बीच में ये क्या था? मरकरी था जिसके लेवल्स बराबर थे। बट इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि इस तरफ हमने 15 सेंटीमीटर और वाटर डाल दिया, इस तरफ भी हमने 15 सेंटीमीटर और स्पिरिट डाल दिया। ठीक है, अब दोनों तरफ हमने बराबर बराबर डाल दिया वाटर और स्पिरिट। अब आप खुद सोच के देखो कि यार पिछले क्वेश्चन में ऐसा था कि वाटर थोड़ा कम डाला था, 10 सेंटीमीटर डाला था, स्पिरिट थोड़ा ज़्यादा डाला था, बट फिर भी मरकरी का जो लेवल था वो बराबर था, क्योंकि वाटर जो है उसकी डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वाटर जो है ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो इवन दो वाटर कम था बट स्टिल उसने ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट किया, जिसकी वजह से 12 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी के मतलब 12 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट के साथ भी ये मैच कर गया और मरकरी का लेवल बराबर था। अब क्या हुआ? अब अगर देखो तो इधर जो है वाटर कितना है, वाटर की हाइट कितनी है? 15 + 10 टोटल 25 सेंटीमीटर है। और इधर अगर देखो तो टोटल स्पिरिट की हाइट कितनी है? 15 + 12.5 यानी कि 27.5 सेंटीमीटर है, राइट। तो यहाँ पर ये 25 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 27.5 सेंटीमीटर है।
अभी भी जो है इधर हाइट थोड़ी कम है, लेकिन चूंकि दोनों तरफ हमने बराबर 15 सेंटीमीटर और ऐड कर दिया है, तो अब क्या होगा, इधर से मरकरी पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा कंपेयर टू दैट साइड। समझ रहे हो बात को? पहले क्या था कि इधर 10 सेंटीमीटर वाटर था, इधर 12.5 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर 15 सेंटीमीटर ऐड किया, बट इधर भी 15 सेंटीमीटर ही ऐड कर दिया, उतना ही ऐड किया। तो एज अ रिजल्ट क्या हो गया कि इधर से जो प्रेशर एग्जर्ट होगा ना मरकरी के ऊपर, वो थोड़ा ज्यादा होगा कंपेयर टू दिस साइड। तो एज अ रिजल्ट अब जो है मरकरी का जो प्रेशर है या मरकरी का जो लेवल है यहाँ पर ये जिस लेवल पे है वो थोड़ा सा नीचे होगा कंपेयर टू जो वो यहाँ पर है। बात समझ में आई, राइट? तो यहाँ पर मरकरी का लेवल अगर ये पॉइंट B1 पे है, तो B1 के बराबर का जो पॉइंट इस तरफ है, दैट इज लेट अस से Q1। समझ रहे हो? बट यहाँ पर जो मरकरी का लेवल है ना, दैट इज एट दिस पॉइंट, यानी कि B2 पर है। बात समझ में आई? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। पहले क्या था कि मरकरी का लेवल दोनों ट्यूब में बराबर था, बट अब चूंकि हमने दोनों तरफ बराबर क्वांटिटी में स्पिरिट और वाटर ऐड कर दिया, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, वाटर थोड़ा ज्यादा डेंस होता है, तो वाटर ने ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर दिया, तो वाटर वाली साइड पे मरकरी का लेवल थोड़ा नीचे चला गया और इस यहाँ पर मरकरी का लेवल थोड़ा ऊपर है। देखो B1 थोड़ा नीचे है, इधर B2 थोड़ा ऊपर है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल्स ऑफ मरकरी। तो यहां पर मरकरी का लेवल है B1, यहां पर मरकरी का लेवल है B2, तो दोनों के बीच का डिफरेंस तो इतना ही है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मरकरी के लेवल में जो डिफरेंस है वो इतना ही डिफरेंस है। लेट अस कॉल दिस डिफरेंस H। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमें इसी H की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन समझ में आया? ग्रेट। अब अप्रोच देखेंगे, कैसे निकालेंगे इस H की वैल्यू। अब इस क्वेश्चन को देखते हुए B1 और Q1 ये दोनों पॉइंट पर मरकरी का प्रेशर बराबर होना चाहिए। B1 और B2 पे तो बराबर नहीं है, क्योंकि B1 नीचे है, B2 ऊपर है, बट B1 के बराबर वाला जो पॉइंट है इस तरफ, दैट इज Q1। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ मरकरी एट B1 is equal to pressure of mercury at Q1। B1 और Q1 पे तो बराबर होगा ना प्रेशर, बिल्कुल बराबर होगा। तो अब बताओ कि पॉइंट B1 पर प्रेशर कितना होगा। इस पॉइंट पर जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो होगा ही, दैट इज P एटमॉस्फेयर, और उसके साथ साथ इस पूरे हाइट की वजह से 25 सेंटीमीटर ऑफ वाटर की वजह से जितना प्रेशर एग्जर्ट होगा, दैट इज H की जगह हम लिख देंगे 25 सेंटीमीटर, 25 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू रो ऑफ वाटर इंटू G। ये हो जाएगा H रो G, ठीक है। दिस इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट Q1। अब Q1 पे जो प्रेशर होगा वो किसके किसके वजह से होगा। अब देखो Q1 पे जो प्रेशर होगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सो है ही, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, प्लस ये जो टोटल 27.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट कॉलम है उसके वजह से भी होगा। सो वो क्या हो जाएगा 27.5 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू रो ऑफ स्पिरिट इंटू G। और इसके साथ एक चीज और ऐड होगी, वो है कि इस हाइट की वजह से भी तो प्रेशर एग्जर्ट होगा। ये जो छोटू सा हाइट H है उसके वजह से भी तो Q1 पे एक प्रेशर एग्जर्ट होगा, बिल्कुल होगा, तो उसको भी ऐड करो। रो ऑफ क्या होगा, रो ऑफ, अब ये जो छोटू सा H हाइट है उसमें कौन सा लिक्विड है, उसमें तो मरकरी है, राइट। तो यानी कि रो ऑफ मरकरी और वो हाइट है H, तो H रो G। अब ये हमारा पूरा इक्वेशन कंप्लीट हुआ। P एटमॉस्फेयर कैंसिल हो गया, G जो है वो सब में से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, यहाँ पे बचा 25 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू रो ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 10 टू दी पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। दिस इज इक्वल टू 27.5 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। डेंसिटी ऑफ स्पिरिट हमने पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, कितना आया था 800 एग्जैक्टली।
तो उसकी वैल्यू लिख दो 800 प्लस डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी मैंने बताया था कितना होता है 13.6 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू H। ठीक है, अब इसमें सभी कॉन्स्टेंट्स हैं तो H की वैल्यू आराम से निकल सकती है, तो चलो निकालते हैं। तो ये हाइट निकल के आ गई 3/1360 मीटर्स। ये मीटर्स पे निकल के आया है, बट दिख ही रहा है कि वैल्यू जो है वो काफी कम है, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.22 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी H की फाइनल वैल्यू। अब अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट लगाया है हमने, और वो कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रेशर जो है दो डिफरेंट पॉइंट्स पर, मतलब इसके जिस पॉइंट पर प्रेशर जितना है मरकरी का, उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग इस तरफ पॉइंट निकाला जहां पर मरकरी का वही लेवल है। ठीक है, और उसके बाद हमने पूरा प्रेशर के इक्वेशंस लिखे एंड दैट्स हाउ वी सॉल्व्ड इट। ठीक है, तो देखा जाए तो थोड़ा ट्रिकी तो है क्योंकि ये अप्रोच आपको समझना पड़ेगा। इनफैक्ट क्वेश्चन 9 और 10 दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे, बट स्टिल इनमें डिफरेंस था, राइट। बट इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बहुत अच्छा एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से सेम कॉन्सेप्ट को ही हम अप्लाई करते हैं इन 2 डिफरेंट वेज, या फिर कह लो कि सेम कॉन्सेप्ट सेम तरीका बट स्टिल देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बदल जाता है। ठीक है, सो आई होप दिस वॉज यूजफुल एंड आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व किया है। चूंकि हम इस पार्ट के आखिरी क्वेश्चन में हैं, मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 11 to 20 जो है ये भी खुद से ट्राई करोगे, एंड इवेंचुअली ओवर अ कपल ऑफ डेज हम वो वाला वीडियो भी अपलोड कर देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ये 10 क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए हैं, उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ साथ सॉल्व किया है। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने सॉल्व नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि स्क्रीनशॉट्स तो आपने लिए होंगे, बट अभी इसके बाद इन क्वेश्चंस को खुद से एक बार जरूर से सॉल्व करो। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में अगर आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस चाहिए तो वीडियोस देखना, वीडियोस सुनना, स्क्रीनशॉट्स लेना विल ट्रूली नॉट हेल्प जब तक आप खुद से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हो, एक एक कैलकुलेशन को जब तक आप खुद से नहीं करते हो, तब तक इट इज़ रियली डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसीलिए अगर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स पे मास्टरी पाना है तो स्टार्ट सॉल्विंग देम, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग देम। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। तो बच्चे पार्टी आज हम आ पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड तक। तो आज तो हमने किए हैं सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व, अभी भी बचे हुए हैं बाकी के 10 क्वेश्चन जिसको हम कवर करेंगे हमारे अगले वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए आप सभी को क्या करना है, आपको इन 10 के 10 क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर लेना है जरूर से। और मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ, जिसके अंदर हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को कर देंगे खत्म। तो सभी लोग ध्यान से रहिएगा, मैं जल्दी ही मिलती हूँ अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। सो स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। लर्नो हब एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस, नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, सैंपल पेपर्स एंड ऑनलाइन टेस्ट्स absolutely free of cost. लर्नो हब क्लास 11-12 यूट्यूब चैनल, अगर आप या आपके जान पहचान का कोई तैयारी कर रहा है नीट या जेईई का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर है लर्नो हब नीट पे जीत, जेईई पे जीत का कंप्लीट कोर्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री। इनमें चैप्टर्स की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, लाइव क्लासेस, ढेर सारे क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिटेल्ड में कवर्ड है। और तो और you can ask all your doubts absolutely for free at Ask Questions section of Learno Hub. हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है। आप 1-on-1 क्लास लेना चाहते हो तो है Learno Hub स्वयं at a very affordable price. Learno Hub फ्री है पर बेस्ट है।